नमस्कार। आज है 21 जनवरी 2025 का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 किस देश ने जीता है। तो देखिए, खो खो वर्ल्ड कप 2025 को भारत ने जीता है और सबसे खास बात यह है कि भारत ने पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों का खिताब जो है जीत लिया है। और ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जो है चर्चा कर लेते हैं कुछ विशेष पॉइंट्स पे। देखिए, अभी हाल ही में भारत ने 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरेना में आयोजित पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुषों और महिलाओं दोनों का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। और इस ऐतिहासिक आयोजन में 6 महाद्वीपों के 23 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 20 पुरुषों और 19 महिलाओं की टीमों के साथ साथ खिलाड़ियों ने जो है इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। यहाँ देखिए, नोट करने वाली बात यह है कि ये जो खो खो वर्ल्ड कप था ये पहली बार आयोजित हुआ था, यानी कि ये पहला संस्करण था खो खो वर्ल्ड कप का। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये भारत के इंदिरा गांधी एरेना में आयोजित हुआ। कब से कब तक? 13 से 19 जनवरी तक। और इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? इसमें जो है टोटल 6 महाद्वीपों के 23 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, यानी 23 देशों की पुरुषों और महिलाओं की टीम ने भाग लिया था। विजयी कौन हुआ? भारत हुआ, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में। और एक और दिलचस्प बात है कि भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में नेपाल को हराकर ये विजय हासिल की। देखिए, पुरुषों के फाइनल में भारत ने नेपाल को 54-36 से हराकर शानदार जीत दर्ज की और महिलाओं की टीम ने भी अपने पुरुषों के समकक्ष सफलता पाई और नेपाल को 78-40 से हरा दिया। और दूसरा प्रश्न है कि इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो देखिए, जो इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट था इसमें पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो है विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। और विक्टर एक्सेल्सन ने के ली चेउक यू को सीधे सेटों में 21-16, 21-8 से मात देकर 41 मिनट में अपना तीसरा इंडिया ओपन खिताब जीत लिया। और महिलाओं की बात करें तो देखिए, जो महिलाओं का वर्ग था पुरुष महिला एकल वर्ग का खिताब, ठीक है, तो इसमें आन से यंग ने पोनपावी चोचुवोंग को 21-12 से और 21-9 से हराकर अपना दबदबा दिखाया। तो यहाँ पे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पुरुषों के वर्ग में विक्टर एक्सेल्सन ने इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता और महिला एकल खिताब इसमें आन से यंग ने जीता। और देखिए, इस चैंपियनशिप में जो 5 वर्ग के विजेता हैं इनका देश याद कर लिए, किस देश के खिलाड़ी हैं और नाम, ठीक है। तो यहाँ लिस्ट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, इसमें पुरुष एकल वर्ग के विजेता हैं विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं और दक्षिण कोरिया खिलाड़ी हैं आन सेयंग जिन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। और पुरुष युगल विजेता रहे गोहसे फी और नूर इजुद्दीन, ये दोनों मलेशिया के खिलाड़ी हैं। और महिला युगल खिताब जीता है जापान की आरिशा इगाराशी और अयाको शकुरा मोटो की जोड़ी ने। और मिश्रित युगल खिताब जीता है जियांग झेनबांग और वेई याशिन की जोड़ी ने, जो कि चीन के खिलाड़ी हैं दोनों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रतिष्ठित फुटबॉलर डेनिस ला का निधन हो गया। तो देखिए, डेनिस ला जो है स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। इनको द किंग और द ला मैन के नाम से जाना था। याद रखिएगा, डेनिस ला स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे जिन्होंने अपनी अद्भुत गोल स्कोरिंग क्षमताओं और करिश्माई उपस्थिति के लिए ये फेमस थे। इनका 17 जनवरी 2025 को 84 साल की उम्र में निधन हो गया। और चौथा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के द्वारा यानी कि पीएम मोदी के द्वारा 2025 की पहली मन की बात का आयोजन किस तिथि को किया गया था। देखिए, मन की बात कार्यक्रम का डेट भी एग्जाम में पिछली कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 2025 का जो पहला मन की बात कार्यक्रम है ये 19 जनवरी को आयोजित हुआ था। ये कार्यक्रम एक सप्ताह पहले आयोजित किया गया था ताकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जगह बनाई सके। और इस विशेष प्रसारण ने
भारतीय गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया और संविधान, लोकतंत्र, संस्कृति, परंपराओं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति और मानव पशु सामंजस्य पर चर्चा की। तो 19 जनवरी का दिन याद रखेगा, ये आपको 1 नंबर दिलाने वाला है। 19 जनवरी को 2025 की पहली मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया था पीएम मोदी का। और यहाँ से एक और प्रश्न निकल के आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 118वें एपिसोड में, देखिए इस साल जो ये 25 का पहला कार्यक्रम था मन की बात का, ये 118वां एपिसोड कार्यक्रम था। और सवाल यहाँ पे ये उत्पन्न होता है कि इस 118वें एपिसोड में किस राज्य के वर्जिन नारियल तेल यानी कि वर्जिन कोकोनट ऑयल के उत्पादन में शामिल महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रमुखता से उजागर किया गया। तो देखिए इस बार जो मन की बात कार्यक्रम था इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिसको जीआई टैग मिला था हाल ही में, तो इसके बारे में चर्चा की गई। इसके उत्पादन में जो महिलाएं शामिल हैं, जो आदिवासी महिलाएं, उन पर चर्चा की गई विशेष रूप से। याद रखिएगा, निकोबार जिले के वर्जिन नारियल तेल को हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग मिला था, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको जो है मतलब इसकी चर्चा की कि यहाँ का ये जो स्थानीय उत्पाद है इसको विशेष महत्व मिला। और इसमें शामिल जो महिलाएं हैं जो इसका प्रोडक्शन करती हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल का, उनके बारे में चर्चा की। छठवां की हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के 20 नई शाखाओं को मंजूरी दी। तो देखिए आरबीआई ने हाल ही में एचएसबीसी इंडिया यानी कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन इंडिया के 20 नई शाखाओं को मंजूरी दी। देखिए जो शहर इसके लिए जो ये 20 शहर चुने गए हैं, तो इन 20 शहरों को इनकी बढ़ती संपत्ति, धन प्रबंधन की जरूरतों को देखते हुए चुना गया है। विशेष रूप से समृद्ध, उच्च निवल मूल्य और अति उच्च निवल मूल्य ग्राहकों को सेवाएं देने के लिए। देखिए आपने देखा होगा जो बड़े शहर होते हैं, ठीक है, स्पेशली दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, और जैसे मान लीजिए आप पटना में हैं बिहार के, या फिर पटना का कोई अन्य शहर जो बहुत फेमस है, तो वहाँ पे अगर आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी तो वहाँ पे बैंक के ब्रांचेज बढ़ेंगे, चाहे किसी भी बैंक का हो। तो इसी क्रम में ये 20 प्लेस जो 20 नई शाखाएं खोलने के लिए जो है चुनी गए हैं एचएसबीसी इंडिया के द्वारा, जिनको आरबीआई ने अप्रूवल दिया है। तो ये भी जो है खुले गए हैं ताकि वहाँ पर उस इलाके में जो संपत्ति बढ़ रही है लोग अपना पैसा लेके बैंक में जमा कर सकें, ठीक है। सातवां है कि उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भूतापी ऊर्जा यानी कि जियो थर्मल एनर्जी का उपयोग करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो देखिए ये देश आपका आइसलैंड है। देखिए आपको बता दें कि इस साझेदारी का उद्देश्य उत्तराखंड में भूतापीय संसाधनों की खोज और उनका दोहन करना है, जिससे सस्टेनेबल एनर्जी यानी कि सतत ऊर्जा समाधान विकसित किया सके, ठीक है। और ये समझौता आइसलैंड की वेरकिस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ किया है उत्तराखंड की सरकार ने, जो कि उत्तराखंड में बिजली उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी। और अगला प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, और ये मान के लिए अगर आप चपरासी का पेपर दे रहे हैं, चाहे अधिकारी का यानी कि ग्रुप डी का दे रहे हैं या फिर यूपीएससी का, ये प्रश्न आपको 1 नंबर दिलाने वाला है। देखिए उत्तराखंड जो है ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी तरीके से पूरे राज्य में लागू कर दिया है। यानी कि अब उत्तराखंड में जो है अगर हिंदू एक शादी करने का इसके लिए प्रावधान है, तो मुस्लिम भी केवल एक ही शादी कर पाएंगे, सिख भी केवल एक ही शादी कर पाएंगे, ईसाई भी जो है केवल एक ही शादी कर पाएंगे। यानी कि सबके लिए समान नागरिक कानून बन गया है। और एक चीज़ और है, अगर हिंदू को जो है कोर्ट से तलाक लेना पड़ेगा अपनी बीवी से, तो मुस्लिम भी तलाक 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 नहीं बोल सकेंगे। और दूसरा नंबर यह है, मतलब जो कानून हिंदू के लिए है वही मुस्लिम के लिए है, वही सिख के लिए है, वही ईसाई के लिए है, वही पारसी के लिए है, वही जैन के लिए है, वही बुद्धिस्ट के लिए है। सभी धर्मों के लिए एक कानून केवल हो गया है उत्तराखंड में। इसके लिए बाकायदा एक नियमावली बनाई गई है, लगभग छोटा कह सकते हैं, एक छोटा सा संविधान अपना मैनिफेस्टो बनाया है कि आप अब ये जितने भी मतलब धर्म और समुदाय होंगे, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में सभी धर्मों और समुदाय के बीच विवाह, तलाक, संपत्ति और भरण पोषण से संबंधित जो कानून है वो एकजुट हो गए हैं, ठीक है। यानी कि सबके लिए केवल एक कानून होगा उत्तराखंड में, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कह सकते हैं आप, समान नागरिक संहिता कह सकते हैं।
तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है। और 9वां प्रश्न है कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो देखिए, जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसने वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। और ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के 2025-26 में 7% GDP वृद्धि के अनुमान के अनुरूप है, जिसे RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने बताया। और उन्होंने भी ये संकेत दिया था कि भारत की वृद्धि में 8% के रुझान पर ये वापस आ सकती है। तो वो केवल संकेत था, बाकी याद रखिएगा CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की GDP ग्रोथ रेट को जो है 7% की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया है। और 10वां कि 9 से 19 जनवरी 2025 तक 23वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित हुआ। तो देखिए, प्लेस आपका गुजरात का बड़ोदरा। इसका आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किया जाता है। इसमें 20 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है ये भाग ले रहे हैं, ले क्या रहे हैं मतलब ले चुके हैं, जहां शिल्पकार और उद्यमी अपना काम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, 9 से 19 जनवरी 2025 तक 23वां दिव्य कला मेला गुजरात के वडोदरा में आयोजित किया गया था। तो इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद। और आपको वीडियो को शेयर करना है, अधिक चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करवाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा 10,000 का टारगेट पूरा हो और उसके बाद फिर हम 1 लाख वाले टारगेट पे चले जाएं और आपको अच्छी शिक्षा मिलती रहे इस चैनल से। धन्यवाद।